जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवादी में। साथियों, आज हमारी पॉलिटी की क्लास नंबर 36 है और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास ले सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी से अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हम लोग पढ़ने वाले हैं। बात करेंगे कि सबसे पहले इस पद का सृजन कब हुआ और कौन है जिन्होंने इस पद को सृजित किया। तो सबसे पहले जो है आपका पद जो है ये 1857 में कैनिंग द्वारा बनाया गया। कब बनाया गया? 1857 में ये पद कैनिंग के द्वारा बनाया गया, लेकिन उस टाइम इसका जो नाम है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं था। तो क्या था? तो उस टाइम इसका नाम ये था महालेखा परीक्षक। सिर्फ इतना नाम था, महालेखा परीक्षक, जो कि 3 प्रेसिडेंसी का जो है लेखा जोखा रखता था। किसका 3 जो आपकी प्रेसिडेंसी थी इनका लेखा जोखा रखता था और नाम था महालेखा परीक्षक। कौन कौन सी 3 प्रेसिडेंसी थी देख लीजिए आप। पहली तो आपकी बॉम्बे, दूसरी आपकी कलकत्ता और जो तीसरी प्रेसिडेंसी थी मद्रास। इन 3 प्रेसिडेंसी का लेखा जोखा रखता था कौन? महालेखा परीक्षक। क्लियर? अब बात करें कि स्वतंत्रता के बाद इसका नाम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कब हुआ? तो इसका नाम स्वतंत्रता के बाद इस पद का नाम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रखा गया। क्लियर? समझ गए आप लोग? सबसे पहले इस पद को जो है 1857 में कैनिंग द्वारा बनाया गया। उस टाइम इसका नाम महालेखा परीक्षक था, जो कि 3 प्रेसिडेंसी का लेखा जोखा रखता था। किसका? बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास का। स्वतंत्रता के बाद इस पद का नाम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रखा गया। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई? ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि संविधान में इसका उल्लेख कहाँ है। संविधान में इस पद को कहाँ पर दिखाया गया है, कहाँ दर्शाया गया है? तो संविधान का आपका भाग हो जाएगा 5। कौन सा भाग है? भाग है यहाँ पर आपका 5 और अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 148 से 151 ये आपके अनुच्छेद है। क्लियर? अब देखिए अनुच्छेद 148 में क्या लिखा हुआ है। आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 148 में लिखा गया है कि देश में एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। देश में एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। बात करिए इनकी कार्यकाल की, तो जो कार्यकाल रहने वाला है इनका 6 साल या 65 साल। 6 साल या 65 साल इनका कार्यकाल रहने वाला है। जो भी पहले हो जाए, अगर 6 साल पहले हो जाते हैं, मान लीजिए कोई 55 की उम्र में कैग बनता है तो उसको 6 साल बाद रिटायर्ड कर दिया जाएगा। अगर कोई 62 या 63 की उम्र में इस पद की शपथ लेता है तो उसे 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। क्लियर? अब बात करें त्याग पत्र की। ये अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो जिन्हें ये नियुक्त करते हैं, जो इन्हें नियुक्त करते हैं उन्हीं को ये अपना त्याग पत्र देते हैं। किसे? राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति जी को ही ये अपना त्याग पत्र देते हैं। क्लियर? यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई? ठीक है।
अब हम लोग पढ़ेंगे कैग के कार्य एवं शक्तियां, कि इनकी क्या क्या कार्य हैं और क्या क्या इनकी शक्तियां हैं। तो देखिए अनुच्छेद 149 में लिखा है इनके कार्य एवं शक्तियों के बारे में। तो देख लीजिए एक बार यहाँ पर समझिए। 1950 से 1976 तक, कब 1950 से लेकर के 1976 तक ये जो कैग है यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, ये भारत सरकार के लिए लेखांकन और संपरीक्षा दोनों कार्य करते थे। 1950 से 1976 तक लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग और संपरीक्षा यानी कि ऑडिटिंग, ये दोनों ही कार्य भारत सरकार के लिए करता था कैग। लेकिन क्या हुआ कि लेखांकन में जो है, अकाउंटिंग में कुछ पाया गया, तो इनको कैग को 1976 में लेखांकन के कार्य से मुक्त कर दिया गया। कब? 1976 में जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, इन्हें 1976 में लेखांकन के कार्य से मुक्त कर दिया गया, यानी कि अकाउंटिंग के कार्य से मुक्त कर दिया गया। तब 1976 के बाद ये सिर्फ संपरीक्षा यानी कि ऑडिटिंग का कार्य कर रहे थे। 1976 के बाद, 1976 से पहले ये दोनों कार्य कर रहे थे, लेकिन 1976 के बाद इन्हें लेखांकन के कार्य से, अकाउंटिंग के कार्य से मुक्त कर दिया गया था। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिए 1950 से वर्तमान तक, यानी कि 1950 से लेकर अब तक, ये तो बात हो गई भारत सरकार की। यहाँ पर हम देखेंगे राज्यों के लिए। 1950 से वर्तमान तक, अभी तक राज्यों के लिए जो लेखांकन एवं संपरीक्षा दोनों का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? कैग के द्वारा किया जाता है। राज्यों में तो दोनों कार्य कैग के द्वारा ही किए जा रहे हैं, लेकिन भारत सरकार में 1976 के बाद लेखांकन का कार्य कैग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तब फिर कौन कर रहा है? तो देखिए 1976 में आप नोट बना के लिखेंगे कि 1976 में एक नया पद आया, CGA बनाया गया भारत सरकार के लिए, जो लेखांकन का कार्य करता है। क्लियर? 1976 में एक नए पद का सृजन हुआ, CGA, जो कि भारत सरकार के लिए ये लेखांकन का कार्य कर रहा है। समझ गए सारी बात? क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भारत सरकार के लेखांकन कार्य से कब मुक्त किया गया? तो आप बता देंगे 1976 में। राइट, यहां तक आप समझ गए। अब देखिए अनुच्छेद 151 में क्या दिया गया? अनुच्छेद 151 में दिया गया है कि जो कैग हैं, ये CAG हैं, ये अपनी रिपोर्ट किसे पेश करेंगे? कैग है, ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को पेश करेंगे और राष्ट्रपति जी इसे संसद में पेश करेंगे। कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को देंगे और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद में पेश करेंगे, और संसद में जो जांच करने वाली कमेटी है, उसके बाद एक कमेटी है PAC यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, जांच करने वाली कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, वो इसकी जांच करेगी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति ये इसकी जांच करेगी। क्लियर? चीजें यहां तक क्लियर हुई आपको? चीजें यहां तक आपको क्लियर हुई अनुच्छेद 151 तक? ठीक, अब आपसे पूछेगा कि भारत के प्रथम CAG कौन थे? बताइए भारत के प्रथम कैग कौन थे? तो आप सभी को पता है, जिसे नहीं पता है तो नोट कर लेंगे। कौन थे? वी नरहरि राव। कौन थे? वी नरहरि राव। ये भारत के प्रथम कैग थे, यानी कि CAG थे। अब आपसे पूछेगा भारत के वर्तमान कैग कौन है? तो इसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट्स में। ठीक है, भारत की वर्तमान कैग कौन है, आप सभी लोग कमेंट्स में बताएंगे। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई कि जो है महालेखा परीक्षक का पद कब आया, कौन लाया, कब इसका
नाम महालेखा अभियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया गया, आर्टिकल कौन सा है, भाग कौन सा, ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इससे संबंधित क्या कि इनका जो है शपथ कौन दिलाता है, ये तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है कि इन्हें पद से कैसे हटाया जा सकता है, इनकी सैलरी कितनी होती है, वो हम लोग और देख लेते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इनको कैग को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो इसका उल्लेख है आपका अनुच्छेद जो हो जाएगा आपका 148 का ये इसका अनुच्छेद हो जाएगा। अब देखिए इन्हें इनके पद से कैसे हटाया जाता है। इन्हें उसी प्रकार हटाया जाता है जिस तरह से आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। कैसे, आप लिख लेंगे कैग को पद से उसी प्रकार हटाया जाता है जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से हटाया जाता है जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को किस तरह से हटाया जाता है, ये हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट वाली क्लास में पढ़ा था, जिनका आर्टिकल था आपका, इधर लिख लेंगे साइड में, अनुच्छेद था आपका 124(4). इसमें आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया थी, जिनको 2 आधार पर हटाया जा सकता है। अगर आपसे पूछे कि इनको पद से हटाने के आधार कितने हैं, आधार, तो आप बता देंगे कि 2 आधार हैं। कौन कौन से, एक तो आपका सिद्ध कदाचार, पहला तो है आपका सिद्ध कदाचार, यानी कि इनका व्यवहार अच्छा ना हो, कुछ गड़बड़ी कर रहे हो, और सेकेंड है आपका असमर्थता, ये 2 आधार हैं इनको पद से हटाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जैसी प्रक्रिया होगी, जो आपका प्रस्ताव है संसद के सदन में लाया जाएगा, लोकसभा में लाने के लिए 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, राज्यसभा में लाने के लिए 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ये इनके पद से हटाने की प्रक्रिया है। अब बात करें कि इनका वेतन कितना होता है। इनके वेतन की बात कर लें तो वेतन इनका होता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर। कितना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर। कितना भाई, बता तो दो। तो ये है आपका 2.5 लाख। कितना, 2.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख इनका वेतन है। अब शपथ और देख लीजिए। शपथ तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, कौन दिलाता है, राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। तो इन्हें शपथ कौन दिलाता है, शपथ राष्ट्रपति जी दिलाते हैं, राष्ट्रपति जी। और अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी शपथ का जो प्रारूप है संविधान में कहाँ पर है, तो इनकी जो शपथ का प्रारूप है, प्रारूप संविधान में है, अनुसूची 3 में है। कहाँ पर, अनुसूची 3 में है। क्लियर, इनकी शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में है। राइट, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। उम्मीद है टॉपिक आपको समझ में आया होगा। छोटा सा टॉपिक था,
अगर हम लोग इसी में महान्यायवादी भी पढ़ लेंगे तो टॉपिक ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैंने इस क्लास में सिर्फ इतना ही कराया है ताकि आप लोग बोर ना हो, और महान्यायवादी हम लोग अगली क्लास में पढ़ लेंगे। तो क्लास आपको कैसी लगी है आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।